Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से है। हमारे जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रिजाइन किया था हेल्थ के ग्राउंड्स के बेसिस के ऊपर में। सो वैकेंसी क्रिएट हुआ, वैकेंसी को फिल किया गया है इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। सीपी राधाकृष्णन हमारे नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो रहेंगे। स्टूडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो हमारी कंट्री के अंदर में सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है आफ्टर द प्रेसिडेंट के बाद में। बट वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी और अलाउंस मिला करते हैं वो नोट एज ए वीपी का पोस्ट के रिगार्डिंग में नहीं मिलते हैं। वीपी के द्वारा जो राज्यसभा का जो चेयरमैनशिप है उसको भी सर्व किया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग उनको जो सैलरी और अलाउंस हैं वो हुआ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वीपी के इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो क्या कि कॉमन जो सिटीजन है इंडिया में, एक कॉमन जो सिविलियन पर्सन है उनके द्वारा भी इस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया जाता है। तो आप देखिए कि जो इलेक्शन प्रोसेस है वो इनडायरेक्ट वे के अंदर में कंडक्ट होता है। हमारे जो सिटीजन्स तो पार्टिसिपेट करते हैं बट उनके पास में एमपी का जो पोस्ट है वो होना चाहिए, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप से वो सर्व करने चाहिए, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से बिलोंग करता हो या लोकसभा से बिलोंग करता हो। सपोज कीजिए यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी के द्वारा। यूपीएससी एक स्टेटमेंट के अंदर में आपसे क्वेश्चन मेंशन करता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है राज्यसभा का जो चेयरमैनशिप है उसको सर्व करते हैं, तो क्या राज्यसभा का जो एमपी है उनके वोट का वैल्यू हायर है या लार्जर है अगर हम कंपेयर करें लोकसभा के एमपी के रिगार्डिंग में। तो ये क्या स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है स्टूडेंट्स। करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो सभी एमपीज हैं उनका वोट का वैल्यू है वो 1 रखा गया है। चाहे एमपी लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, एमपी चाहे इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो। नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो कौन से हाउस के अंदर में है? राज्यसभा के अंदर ही है। प्रेसिडेंट के द्वारा 12 जो एमपीज हैं उनको नॉमिनेट किया जा सकता है। कुछ ग्राउंड्स उसके मेंशन हैं, हमारे जो पॉलिटिका बुक्स हैं उसके अंदर में कुछ ग्राउंड्स मेंशन हैं कि आर्ट के बैकग्राउंड से होना चाहिए, सोशल सर्विस उनके द्वारा कैरी आउट किया गया हो, लिटरेचर के बैकग्राउंड से हो। तो यहाँ पे एमपीज का जो नॉमिनेशन प्रोसेस है वो है राज्यसभा के अंदर में, तो उनको भी यहाँ पे वोटिंग का जो राइट है वो दिया गया है। क्या ये जो सेम प्रोसेस या सेम जो एमपीज हैं वो वोट की रिगार्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन की रिगार्डिंग में? तो आप देखिए कि सेम जो वोटिंग प्रोसेस है वो नहीं है प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर में। कुछ एमपीज को वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया गया है। कौन से एमपीज को रेस्ट्रिक्ट किया गया है ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर से बताना इसके बारे में। सेकंड, आप देखिए कि यहाँ पे एमपीज को रेस्ट्रिक्शन के अलावा आपको एक और प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा कि जो एमएलएज हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उनको भी वोटिंग का राइट है वो दिया गया है स्टेट्स को। क्योंकि जो प्रेसिडेंट हैं जो हेड ऑफ द स्टेट के रूप से सर्व करते हैं, कंट्री के एक ही प्रेसिडेंट है वो हुआ करते हैं। राज्यसभा के जो चेयरमैन है वाइस प्रेसिडेंट, उनका जो मेन टास्क है, मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो यही है कि राज्यसभा का जो प्रॉपर जो फंक्शनिंग है उसको कैरी आउट करना हो। या आप देखिए कि प्रेसिडेंट पोस्ट है वो किसी वजह से वैकेंट हुआ है, चाहे वो वैकेंट हुआ हो जो प्रेसिडेंट हैं अनेबल सिचुएशन में हो उस पोस्ट को सर्व करने की रिगार्डिंग, तो उस समय में जो वीपी हैं वो उस पोस्ट को सर्व है वो किया करते हैं। हमारे यहाँ पे जो वीपी का जो वोट का वैल्यू है वो जो वीपी का जो पोस्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, किस कंट्री से हमने ये वीपी का पोस्ट है उसको कैरी आउट किया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने ये पोस्ट है उसको कैरी आउट किया है। बट एक डिफरेंस भी है इंडियन वाइस प्रेसिडेंट और यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी रिगार्डिंग में। यूएस के अंदर में जो वाइस प्रेसिडेंट है रिमेनिंग टाइम के लिए अगर उनके द्वारा प्रेसिडेंट का पोस्ट सर्व किया जाता है तो रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए वो उसको सर्व है वो करेंगे। सपोज कीजिए 2 ईयर की रिगार्डिंग में वैकेंसी क्रिएट हो गया है तो वीपी उसको रिमेनिंग टाइम के लिए सर्व करेंगे। हमारे यहाँ पे एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए सर्व है वो किया करते हैं, परमानेंट जो उनको जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है वो नहीं दिया जाता है। तो ये इलेक्शन के बारे में देखा। हमारे जो नए वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक रीजन है, तमिलनाडु के अंदर में एक रीजन है जहाँ पे कोयम्बटूर है, धर्मापुरी है, इरोड का एरिया है, नीलगिरी का एरिया है। और अभी हम जो यूएस के द्वारा जो टैरिफ लगाए गए हैं जहाँ पे हमारा टेक्सटाइल का एक हब है वो सिचुएटेड है, त्रिपुर का एरिया। तो आप देखिए कि उस एरिया से बिलोंग करते हैं, उस रीजन से बिलोंग किया करते हैं नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है। उस रीजन को हम किसके नाम से जानते हैं? कोंगू रीजन के नाम से जानते हैं। किस रीजन के नाम से स्टूडेंट्स? कोंगू रीजन। ये रीजन आप जरूर से याद रखना, हो सकता है आपको कोंगू रीजन या कोंगो के रूप से डिफरेंस करवा लिया जाए, कोंगो आपको बता दिया जाए और वहाँ पे मेंशन हो कि जो कोंगो रीजन है वो अफ्रीका के अंदर में सिचुएटेड है। ऐसे मैच द कॉलम में यूपीएससी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेपाल के बारे में है। नेपाल यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है वीपी का पोस्ट के रिगार्डिंग में, एक स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए कि हाँ अभी तक हमारी कंट्री के अंदर में किसी भी वाइस प्रेसिडेंट ने अनअपोज वे के अंदर में जो इलेक्ट है, अनअपोज वे के अंदर में जो पोस्ट को सर्व है वो नहीं किए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे कंट्री के, कौन थे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका मेमोरी में हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर के डे को। तो आप देखिए कि सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन हैं, जो फर्स्ट वीपी थे, वो अनअपोज वे के अंदर में इलेक्ट हुए थे, अनअपोज वे में इलेक्ट है वो हुए थे। क्या ये जो नए वाइस प्रेसिडेंट हैं 15, वो भी अनअपोज हुए हैं? इलेक्शन उनका कंडक्ट है वो हुआ है, अनअपोज नहीं है। और उसके बाद में भी काफ़ी सारे वीपीज हैं जो अनअपोज हैं, वो पोस्ट को सर्व है वो किए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेपाल के पर्सपेक्टिव से है, नेपाल के अंदर में आप देखिए कि जनरेशन जेड से बिलोंग करने वाले जो पर्सन हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट को कैरी आउट किया गया। प्रोटेस्ट क्यों किया गया था जनरेशन जेड से बिलोंग करने वाले पर्सनस के द्वारा? क्योंकि नेपाली गवर्नमेंट के द्वारा जो वहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, 26 के आसपास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, उनको बैन है वो कर दिया गया था। उनको बैन कर दिया गया। जनरेशन जेड से बिलोंग करने वाले जो पर्सन है, जो यूथ पॉपुलेशन है, वो मोर टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है, मोर टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप देखिए कि अपना इंटरेक्शन के लिए, अपना गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो डिसेंट है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की रिगार्डिंग में भी, या डिजिटल नरेटिव जो डोमेन है उनके द्वारा यूज किया जाता है डिजिटल सेक्टर को, नरेटिव को सेट करने के रिगार्डिंग में। तो यूथ पॉपुलेशन है वो प्रोटेस्ट को कैरी आउट करता है। अब आप देखिए किस तरीके से वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ है कि वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा रिजाइन है वो किया गया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अपना जो इस टर्म के रिगार्डिंग में ये थे, पोस्ट के लिए, अब देखिए कि इंडिया के लिए विजिट के लिए भी आने वाले थे। अब इनको कुछ समय हो चुका था, इंडिया के लिए नहीं आए थे। अर्लियर फेज में एक ट्रेंड देखने के लिए मिलता था कि हमारे जो नाइबर कंट्रीज हैं फर्स्ट अपना जो विजिट किया करते हैं, जब भी वो पोस्ट के लिए आते हैं हमारे हमारे कंट्री के अंदर में उनका फर्स्ट विजिट हुआ करता था। बट ओवर द ईयर्स हमारे और नेपाल के जो रिलेशंस हैं उनमें कुछ डिक्लाइन भी हुआ था। तो आप देखिए कि इनके द्वारा अभी आने वाले समय में ये इंडिया के लिए आते, बट वहाँ पे प्रोटेस्ट होने की वजह से अब उनके द्वारा रिजाइन है वो कर दिया गया है। वहाँ का जो डिफेंस फोर्सेज हैं, जो आर्मी है, उनके द्वारा भी अब रेगुलेट है वो किया गया है कि पीस प्रोसेस है वो इस्टेब्लिशमेंट में आए, ये जो मूवमेंट है वो यहाँ पे स्टॉप है वो हो सके। स्टूडेंट्स इस मूवमेंट के दौरान में एक टर्म और न्यूज़ के अंदर में था, वो टर्म था नेपो बेबीज। नेपो बेबीज क्या हुआ करते हैं बेसिकली? आप देखिए कि नेपाल में ये जो प्रोटेस्ट का मेन रीजन है वो क्या था? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो मेन रीजन था? जैसे हम हिस्ट्री के अंदर में रीड करते हैं, एक लॉन्ग टर्म क्योज हुआ करता है, एक लंबे समय तक आप देखिए कि जो किसी ना किसी तरीके से डिसकंटेंट है उसको क्रिएट करेगा, और एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर में उस जो कम्प्लीटली डिसकंटेंट है उसको चिंगारी लगाने का जो काम है वो करता है। तो स्टूडेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो आप देखिए कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म क्योज है, एक इमीडिएट क्योज हुआ है। जस्ट जो कंटिन्यूस डिसकंटेंट था वहाँ पे नेपाली सोसाइटी के अंदर में, कंटिन्यूस डिसकंटेंट किस वजह से था कि जो मेजरली जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वहाँ पे नेपाल में, जो मेजरली जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज ने मर्ज करते हुए या आप देखिए अलायंस करते हुए जो गवर्नमेंट है उसको फॉर्म किया। जब तो एक कॉमन जो सिटीजन है वो एलिट ग्रुप की रिगार्डिंग में आप देखिए कि डिसकंटेंट को कैरी आउट करेगा। इस समय में इनइक्वलिटी के रिगार्डिंग में जो वॉइस है वो रेज होने लगा कि जो एलिट ग्रुप्स हैं, जो नेपोटिज्म है, मिस गवर्नेंस है, ये एक दूसरे के साथ में आप देखिए कि कोऑपरेट करते हुए वो अपना करप्शन का जो एक्टिविटी है उसको कैरी आउट करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो सोसाइटी है उसके द्वारा मेजरली वे में जो इस तरह वायलेंट प्रोटेस्ट है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेपाल का जो यूथ पॉपुलेशन है उसके बारे में, तो आप देखिए कि जो 15 एज ग्रुप से लेकर 40 का जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप के अंदर में वहाँ पे 43% पॉपुलेशन है, वहाँ का पॉपुलेशन है जो 43, अराउंड हाफ जो पॉपुलेशन है वो इस एज ग्रुप से बिलोंग करता है। तो उनका यहाँ पे अलग अलग डिमांड्स हैं। जो इमीडिएट कोज हुआ, उन्होंने आप देखिए कि वायलेंट प्रोटेस्ट को स्प्रेड है वो किया है। ये पहले भी नेपाल में प्रोटेस्ट देखने के लिए मिले हैं। 2006 के समय जब मोनार्की को वहाँ पे अबोलिश करना था, मोनार्की को रिमूव करना था, उसके रिगार्डिंग में प्रोटेस्ट हुआ था।
फिर आप देखिए कि जब नेपाल का जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था, काफ़ी बार कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे फ्रेम हो चुका है वैसे, तो मधेसी रीजन के अंदर में एक रीजन है जिसका इंडिया के साथ में काफ़ी अच्छा कनेक्टिविटी है। वहाँ पे मैरिज के रिलेशन भी एग्जिस्ट करते हैं, ट्रेड के रिगार्डिंग में भी रिलेशन है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो जो मधेश का जो रीजन है, मधेसी रीजन, वहाँ पे मूवमेंट हुआ था, मधेसी मूवमेंट उसको बोलते हैं 2015-16 के समय में। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से कंटिन्यूस मूवमेंट है वो रहे हैं। अगर हम बात करें साउथ एशिया के बारे में, तो साउथ एशिया के अंदर भी इस तरीके के मूवमेंट रहे हैं, जो पॉलिटिकल पावर्स को रिजाइन है वो करना पड़ा है। पिछले कुछ समय से ही आप देखिए कि 2021 के समय सबसे पहले आपको म्यांमार के अंदर में जो वहाँ पे लीडर हुआ करते थे, आंग सान सू की हैं, उनको जो आर्मी है, आर्मी के द्वारा अरेस्ट है वो कर लिया जाता है। इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में जो कंसर्न वहाँ पे क्रिएट हुआ था, तो म्यांमार के अंदर में आता है। फिर अफगानिस्तान में आप देखिए कि पावर ही चेंज हुआ था, तालिबान पावर को टेक ओवर करता है अगस्त 2021 के समय। फिर अफगानिस्तान के अंदर में आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। अफगानिस्तान के बाद में आपको श्रीलंका के अंदर में एक मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, जब लोग वहाँ पे जो हाई प्राइस के अगेंस्ट में मूवमेंट करते हैं। प्रेसिडेंट हाउस है जो वहाँ पर टॉप जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, उसका हाउस के ऊपर भी आप देखिए अटैक करते हैं। फिर वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट होते हैं। फिर आपको सेम प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा बांग्लादेश के अंदर में। लास्ट ईयर बांग्लादेश में ऐसा ही इंसिडेंट क्रिएट हुआ था, और स्टूडेंट्स अब नेपाल के अंदर में हुआ है। तो क्या हमारा ये जो साउथ एशिया का जो रीजन है, वो आप देखिए कि क्या डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग में स्ट्रक्चर है वो नहीं है, या क्यों यहाँ पे इस तरीके से जो पावर चेंज है वो हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी पावर चेंज है वो हुआ था 2022 के समय में, सॉरी 23 के समय में। तो स्टूडेंट्स बेसिक जो रीजन है डेमोक्रेसी, हमारे जो फॉर्मर सीजीआई हैं वो एक टर्म यूज, एक स्टेटमेंट है वो यूज किया करते थे कि डेमोक्रेसी सर्वाइव करता है जब इंस्टीट्यूशन सर्वाइव करेंगे। इन जो कंट्रीज के अंदर में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। जैसे हमारे कंट्री के अंदर में आप देखिए कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग में यूपीएससी है। यूपीएससी का जो प्रोसेस है काफ़ी हद तक एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, ट्रांसपेरेंट है। जो कॉमन पर्सन है उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग में जो ट्रस्ट है वो इंक्रीज होता है। स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी बार सवाल हुआ करते हैं, स्टेट्स में पेपर लीक का जो क्वेश्चंस है वो रेज हुआ करते हैं। बट हमारा जो सेंट्रल जो बॉडी है यूपीएससी, वो जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर में इलेक्शन है, सॉरी जो रिक्रूटमेंट है उसको कंडक्ट कराता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कॉमन पर्सन हैं वो अपना रिट पिटीशन को फाइल करते हैं। गवर्नमेंट के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है उसके रिगार्डिंग में। तो हमारे कंट्री के अंदर में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस का फाउंडेशन है, और उनको जो सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू आप देखिए कि जो हर एक इंस्टीट्यूशन को अपना डोमेन के अंदर में जो पावर है वो अवेलेबल है। थ्री विंग ऑफ पावर है वो एक कोऑपरेटिव मैनर के अंदर में वर्क है उसको कैरी आउट करते हैं। तो डेमोक्रेसी सर्वाइव करती है, डेमोक्रेसी यहाँ पे थ्राइव करती है जब इंस्टीट्यूशंस उस कंट्री के अंदर में स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस का फाउंडेशन हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और नेपाल के बारे में, तो इंडिया और नेपाल के बारे में आपको ये एक पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे टू इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं जो बाउंड्री को क्रिएट करते हैं। वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है जो काली रिवर के द्वारा क्रिएट किया जाता है। कौन सा रिवर? काली रिवर, जिसको कि नेपाल के अंदर में महाकाली के नाम से भी जानते हैं। और ईस्टर्न पार्ट का जो बाउंड्री है, जो हमारा 5 स्टेट्स के साथ में आप देखिए कि एरिया शेयर होता है नेपाल के साथ में, तो मेची नाम का जो रिवर है वो वहाँ पे बाउंड्री है वो क्रिएट करती है। ऐसे ही सिमिलर जो प्रोटेस्ट हैं वो इंडोनेशिया में भी हुए हैं। इंडोनेशिया के वहाँ पे भी जो नेपो बेबीज हैं, जो नेपोटिज्म की रिगार्डिंग में जो पॉलिटिशियंस के जो चिल्ड्रंस हैं, उनके अगेंस्ट में वहाँ पे इनइक्वलिटी के रिगार्डिंग में जो करप्ट जो एलिट ग्रुप है उसके रिगार्डिंग में जो मूवमेंट है वो हुआ। गिनी कोफिशेंट है जो किसी भी कंट्री का जो जो वहाँ पे इनइक्वलिटी कितना है उस कंट्री के अंदर में, उसको शो किया करता है। ऑक्सफैम के द्वारा उस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। गिनी कोफिशेंट आपको पता है वो होना चाहिए। गिनी कोफिशेंट क्या है? किसी भी कंट्री के अंदर में इनइक्वलिटी का जो स्टेटस है वो ये यहाँ पे मेजर है वो किया करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, 4 सिटीज का नेम आपको मेंशन है। एक सिटी आपको मेंशन कर दिया गया न्यू दिल्ली, एक आपको दे दिया गया न्यू दिल्ली है। एक आपको सिटी दे दिया गया काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? नेपाल का कैपिटल है काठमांडू।
थर्ड आपको जो सिटी दे दिया गया वो दे दिया गया है ढाका। फोर्थ आप देखिए कि आपको जो सिटी दे दिया गया हमारा ही शिलोंग दे दिया गया, या आपको दे दिया गया कोई वो अदर कंट्री का जो सिटी है, हमारे यहाँ भूटान का दे दिया गया, थिम्पू दे दिया गया, सपोज कीजिए थिम्पू। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया सर इनमें से कौन सा सिटी है वो नॉर्दर्न मोस्ट साइड के ऊपर में सिचुएटेड है। जो हम लैटिट्यूड्स के बेसिस के ऊपर में जो जो एरिया डिसाइड करते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट में कौन है, लैटिट्यूड्स कैसा लाइन होती हैं, तो आप देखिए वेस्ट से ईस्ट के लिए जिनका इस तरीके से जो लाइंस हुआ करती हैं लैटिट्यूड्स, ये जोग्राफर्स के द्वारा इमेजिनरी लाइंस हैं वो बनाई गई हैं। तो कौन सा सिटी है वो मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में है, न्यू दिल्ली है, काठमांडू है, ढाका है या थिम्पू है। जो न्यू दिल्ली है वो इसका आंसर है, न्यू दिल्ली मोस्ट नॉर्दर्न है। काठमांडू भी आप देखिए कि इसके लिटिल बिट सदर्न में है, ढाका तो कम्प्लीटली सदर्न में है, और थिम्पू जो है जो कि भूटान का कैपिटल है वो भी सदर्न पार्ट के अंदर में है। न्यू दिल्ली जो है वो नॉर्दर्न है। आप मैप के ऊपर में एक बार इसको ऑब्जर्व करना, एक यूपीएससी के द्वारा ही शायद एनडीए का एग्जाम है या जियो साइंटिस्ट का जो एग्जाम है उसके अंदर में ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग में है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के पर्सपेक्टिव से कहा है जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के रिगार्डिंग में कंटिन्यूस डिस्कशन है, स्टेट्स का अपना सबमिशन किया गया कि जो गवर्नर का जो पोस्ट है, जो गवर्नर किसी भी स्टेट के अंदर में है वो एक ट्रू गाइड के रूप से या फिलोसफर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के रूप से उनको सर्व करना चाहिए। जो वर्किंग रिलेशन है वो कोलेबरेटिव मैनर में हो, किसी भी तरीके से कंस्ट्रेन है या रेस्ट्रिक्शन ना क्रिएट करे वो इंस्टीट्यूशन, एक कोलेबरेटिव मैनर के अंदर में जो गवर्नर पोस्ट है वो एग्जिस्टेंस में आए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसआईआर के बारे में है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन जिन सिटीजन्स को अपना, जिन वोटर्स को अपना जो आइडेंटिटी है उसको प्रूव करना है, अपना वहाँ पे जो रेजिडेंस है उसका जो आइडेंटिटी है उसको प्रूव करना है, उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि एसआईआर के इस ड्राइव के अंदर में जो 12th डॉक्यूमेंट है वो आपको इंक्लूड करना है आधार कार्ड को, आधार कार्ड को एज ए 12th डॉक्यूमेंट करना है, जिससे लार्जर लेवल के ऊपर में जो सिटीजन्स हैं उनको वोटिंग लिस्ट से बाहर है वो ना किया जाए। एसआईआर के अंदर में 65 लाख के आसपास जो ड्राफ्ट वहाँ पे रिलीज हुआ है, 65 लाख के आसपास लोगों का नेम नहीं है, तो उनको दोबारा से इंक्लूड करने के बारे में है ये एसआईआर का जो ड्राइव है, और आधार कार्ड को इंक्लूड है वो करवाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये जो प्रोसेस है, जो आधार कार्ड को जो इंक्लूड यहाँ पे करवाया गया है, इसका बेनिफिट है वो क्या रहेगा। अब देखिए कि बेनिफिट यही रहेगा कि एक तो लोग अपना जो वोटिंग का जो राइट है उसको यहाँ पे एक्सरसाइज कर पाएंगे, उनका भी जो नेम है वो रह पाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो पॉजिटिव बेनिफिट ये है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर में या स्मूथली वे के अंदर में जो प्रोसेस है वो एग्जिस्टेंस में आ सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आसाम के पर्सपेक्टिव से है, इसके बारे में है, आसाम के बारे में है। आसाम के अंदर में एक आप देखिए कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है करबी एंगलोंग है। कौन सा है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट? करबी एंगलोंग है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कौन सा हमारा शेड्यूल के थ्रू हुआ करते हैं, शेड्यूल 5 के अंदर में या शेड्यूल 6 के अंदर में? तो हम शेड्यूल 6 को रीड करते हैं, शेड्यूल 6 को हम जब रीड करते हैं तो 4 स्टेट्स इसका पार्ट हैं। आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 स्टेट्स हैं, वो शेड्यूल 6 का पार्ट हैं। आसाम के अंदर में जो करबी एंगलोंग है जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे ऑटोनोमस जो काउंसिल वर्क किया करती है, तो आप देखिए कि उसके बारे में है। इसका जोग्राफिकल हम लेटर फेज में डिस्कस करेंगे, उससे पहले ये फोटो देखिए। फोटो के अंदर में एक ट्राइबल कम्युनिटी को शो किया गया है। ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है तीवा। क्या नाम है स्टूडेंट? तीवा इस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है। उनके द्वारा एक लैंगखोन नाम का एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रोनाउंसिएशन आप देखिए कि मेरा गलत भी हो सकता है। लखोन या लैंगखोन नाम से एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। फेस्टिवल जो है वो किसके रिगार्डिंग में है? प्री हार्वेस्टिंग के रिगार्डिंग में है, कि हमारा जो हार्वेस्ट जो है, जो हमारा खरीफ का जो क्रॉप है वो बेटर हार्वेस्ट रहे, तो एक लैंगखोंग नाम का एक फेस्टिवल वहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि करबी एंगलोंग ज्योग्राफी के रिगार्डिंग में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के रिगार्डिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो पेनिनसुलर जो रीजन है, जो हमारा प्लेट्यू का जो रीजन है, उस प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है, प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है। मेघालयन प्लेट्यू आपने देखा होगा जो हाईलैंड का एरिया है,
मेघालयन प्लेट्यू जिस तरीके से हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है, उस तरीके से जो कार्बी एंगलोंग का एरिया है वो भी एक प्लेट्यू का ही पार्ट है, वो भी एक प्लेट्यू का ही पार्ट है। बट ये डिफरेंट कैसे है मेघालयन प्लेट्यू से, कैसे ये अलग है? मेघालयन प्लेट्यू से अलग है ब्रह्मपुत्रा रिवर की वजह से। ब्रह्मपुत्रा रिवर इनको सेग्रीगेट है वो करती है। ये आसाम के अंदर में सिचुएटेड है। मेघालय जो है वो मेघालय के वहाँ पे सिचुएटेड है। गारो खासी और जैंतिया हिल्स हैं उस एरिया के अंदर में। तो ये बेसिकली आप देखिए कि हमने देखा यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे कि कोई स्टेट आपको मेंशन कर दिया जाएगा। सपोज कीजिए अभी कौन कौन से फेस्टिवल न्यूज में है, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। आपको ओणम नाम का जो फेस्टिवल है, ओणम नाम का जो फेस्टिवल है वो मेंशन कर दिया गया। आपको यहाँ पे जो लैंगखोन नाम का जो फेस्टिवल है वो मेंशन कर दिया गया, लैंगखोन है। और आप देखिए कि सपोज कीजिए आपको हरेला तीज है वो मेंशन कर दिया गया कि हरेला जो तीज है। और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा स्टेट के रिगार्डिंग में मैच करवाते हुए कि कौन से स्टेट में मेजरली प्रैक्टिस हुआ करता है। ओणम के अंदर में आपको मेंशन कर दिया गया है, सपोज कीजिए कि तेलंगाना है, तो क्या ये करेक्ट रहेगा? इनकरेक्ट है, क्योंकि केरल इसका राइट आंसर है। लॉन्गखॉन फेस्टिवल जो है वो मेघालय और आसाम में होता है, क्योंकि तीवा ट्राइब है वो मेघालय और आसाम में रहती है। हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड के अंदर में सेलिब्रेट करते हैं, हरेला तीज नाम से एक फेस्टिवल होता है। और आप देखिए कि आपसे ऑप्शन में दे दिया गया कोई वहाँ पे सपोज कीजिए राजस्थान, तो राजस्थान में तो तीज का फेस्टिवल होता है, हरेला तीज जो है वो उत्तराखंड में हुआ करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थान असेंबली के ही बारे में है। राजस्थान असेंबली के बारे में क्वेश्चन आपसे जो न्यूज मेंशन किया गया है कि वहाँ पे एंटी कन्वर्जन बिल एग्जिस्टेंस में आया, वहाँ पे पेनल्टीज को इंक्रीज किया गया है कि फोर्सफुली अगर कोई कन्वर्जन करवाता है बाई फोर्स के थ्रू, फ्रॉड के थ्रू, या आप देखिए कि पनिशमेंट के थ्रू कोई भी यहाँ पे वर्क को कैरी आउट करता है तो उसको बेसिकली जो फाइन भी हायर पे करना होगा, और उसको यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी कन्वर्जन बिल के बारे में है। कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग में आपको क्या यहाँ जो एग्जाम की रिगार्डिंग में क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए? क्या हमारा कोई सेंट्रल लॉ है एंटी कन्वर्जन लॉज के रिगार्डिंग में? आप देखिए कि कोई भी सेंट्रल लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है, नो सेंट्रल लॉ, कोई सेंट्रल लॉ नहीं है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे कन्वर्जन या इन सब के बारे में मेंशन है। आर्टिकल 25 क्या है कि एवरी इंडियन सिटीजन को, एवरी इंडियन पर्सन को फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है कि आप अपना जो इंटरनल जो कंसाइंस है उसके बेसिस के ऊपर में वर्क को कैरी आउट कर सकते हो, इंटरनल कंसाइंस है। और राइट टू प्रोफेस है, प्रैक्टिस है और प्रोपोगेट है। राइट टू प्रोफेस है, प्रैक्टिस है और प्रोपोगेट है। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के अलावा आपको प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट का भी राइट वहाँ पे अवेलेबल है। अब आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली प्रोपोगेट के बारे में है, बट फोर्सफुली आप किसी को कन्वर्ट नहीं करवा सकते हो। वॉलंटरी बेसिस के ऊपर में कोई पर्सन है वो यहाँ पे रिलीजन को कन्वर्ट कर सकता है, फोर्सफुली आप किसी भी पर्सन का रिलीजन को कन्वर्ट नहीं करवा सकते। क्या जो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं हमारे कंट्री के अंदर में कॉलोनियल एरा के समय से ही एग्जिस्ट करते हैं? यस स्टूडेंट्स, कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे, जैसे उदयपुर का प्रिंसली स्टेट है, और भी काफ़ी सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे जहाँ पे एंटी कन्वर्जन लॉज हैं वो कॉलोनियल एरा के समय ही एग्जिस्ट किया करते थे। बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में आप देखिए कि उड़ीसा पहला स्टेट बनता है, वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी हैं, जो चांसेज हैं कि उनको मनी के प्रोसेस के थ्रू या किसी तरीके से उनको कन्वर्ट करवा लिया जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो स्टूडेंट्स उड़ीसा फर्स्ट स्टेट बनता है जिनके द्वारा फर्स्ट टाइम जो एंटी कन्वर्जन लॉ है वो लाया गया। प्रेजेंट समय में और भी काफ़ी सारे स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। मराठा कोटा के बारे में है, यहाँ पे हम इस न्यूज़ के बारे में नहीं रीड करेंगे, हम रीड करेंगे मराठवाड़ा के बारे में। मराठवाड़ा का जो रीजन है, मराठवाड़ा आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर में है मेजरली वो रीजन। ये कभी पार्ट हुआ करता था, जो निज़ाम जो है हैदराबाद से जो निज़ाम रूल करता था उसके अंडर में ये हुआ करता था। वहाँ पे जो मराठा कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको कुनबीज का स्टेटस हुआ करता था, फार्मर्स का जो स्टेटस है वो उनको हुआ करता था। बाद में आप देखिए कि 17 सितंबर का वो डे है जब हमारा इंडिपेंडेंस के बाद में
इस जो मराठवाड़ा का जो रीजन है वो अलग होता है, हैदराबाद से अलग होके महाराष्ट्र के अंदर में ऐड होता है। और वहाँ पे जो हैदराबाद में जो निजाम रूल करते थे उनको भी पुलिस एक्शन के थ्रू जो रिमूव है वो किया जाता है। तो हैदराबाद जो कि इंडिया में यूनाइट नहीं होना चाहता था, उस समय पुलिस एक्शन को यूज किया गया। ऑपरेशन का जो नाम है वो क्या था? ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें यहाँ पे उसी स्टेटस के बारे में, जो अदर ओबीसी लीडर्स हैं उनका कुछ डिस्कशन है जो एग्जाम के लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, जब तक ये कंक्लूजन के रूप से एग्जिस्टेंस में नहीं आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉरेन ट्राइब्यूनल के बारे में है। फॉरेन ट्राइब्यूनल कोई भी पर्सन है जो आसाम में डिफॉल्ट वोटर के रूप से या डी वोटर के रूप से कैटेगराइज होता है। फॉरेन ट्राइब्यूनल के अंदर में उनको अपना जो प्रोसेस को कैरी आउट करना होता है, वो अगर एफटी उनको डिक्लेयर करता है कि आप फॉरेनर पर्सन हो, तो उनको आप देखिए कि डिटेंशन सेंटर्स में सेंड कर दिया जाता है। फॉरेन ट्राइब्यूनल 1946 का एक्ट है, 64 के फिर ऑर्डर्स हैं। अभी रिसेंटली इनको फर्स्ट क्लास जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके इक्विवेलेंट इनको पावर है वो दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो उसी के जो एसओपीज हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसेस है, उनके फॉरेनर्स के एक्सपल्जन के बारे में यहाँ पे मेंशन है वो किया गया। नारी का जो रैंकिंग प्रोसेस है जिसमें दिल्ली के रिगार्डिंग में कंसर्न्स रेज हुए हैं। नारी बेसिकली है क्या? नारी आप देखिए कि हमारा जो कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उनके द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। नेशनल एनुअल रिपोर्ट या इंडेक्स ऑन द वुमेन सेफ्टी, वुमेन का जो सेफ्टी है उसके रिगार्डिंग में ये इंडेक्स है। नारी का जो इंडेक्स है, नेशनल जो वुमेन कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उनके द्वारा इसको प्रिपेयर है वो किया जाता है। दिल्ली का जो रैंकिंग, दिल्ली जहाँ पे निर्भया जैसा केस हुआ था, 28 रैंकिंग है। तो ये कंसर्न है स्टिल यहाँ पे कि निर्भया फंड बना, उसके बाद में हमने आप देखी कि जो जस्टिस वर्मा कमेटी भी बना था निर्भया केस के बाद में वुमेन सेफ्टी के रिगार्डिंग में, और स्टिल इस तरीके से रैंकिंग आना, एक सेफ सिटी के रूप से ना डेवलप होना। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी काफ़ी सारे रोल हैं, सोसाइटल रोल भी हैं, पेट्रियार्कल सोसाइटी का होना टू मच। आप देखिए कि जिस तरीके से वहाँ पे जेंडर वाइज वायलेंस हैं, अवेयरनेस नहीं है, और भी काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं वुमेन सेफ्टी के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कर्नाटका के बारे में है। कर्नाटका में विलेजर्स का डिमांड था कि वहाँ पे जो टाइगर है जो कि रोमिंग सिचुएशन में है, घूम रहा है उनके खेतों के अंदर में, तो उसको आप देखिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पर्सन उसको पकड़ें, उसको ट्रैप किया जाए, बट नहीं किया गया। तो फॉरेस्ट स्टाफ के लोगों को ही आप देखिए कि टाइगर का जो ट्रैप है उसके अंदर में उनको बंद है वो कर दिया गया है विलेजर्स के द्वारा। एग्जाम के लिए ऐसा न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे हुआ है। ये हुआ है बांदीपुर के अंदर में। बांदीपुर कहाँ है? बांदीपुर कर्नाटका के अंदर में एक टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। बांदीपुर आप देखिए कि नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व हम रीड करते हैं, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसका ये पार्ट है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट है। दो रिवर फ्लो करती हैं, यूपीएससी रिवर के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछता है। तो बांदीपुर जो है वो कंप्लीट सदर्न पार्ट के अंदर में है, जहाँ पे डेक्कन का एरिया है वो वेस्टर्न घाट से मिलता है, डेक्कन का एरिया जो है वेस्टर्न घाट से मिलता है। और आप देखिए कि जो सब कीजिए बांदीपुर है, बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, तो इसके नॉर्दर्न पार्ट से जो रिवर पास करती है वो है काबिनी। नॉर्दर्न पार्ट का जो रिवर है वो है काबिनी, और सदर्न पार्ट से एक रिवर फ्लो करती है, उसको मोयर नाम से जानते हैं, मोयर नाम से जानते हैं। यहाँ से जो एलिफेंट है उनको आप देखिए कि मैसूर के अंदर में तो दशहरा फेस्टिवल होता है, उसके रिगार्डिंग में भी हम ले जाया करते हैं यहाँ से, बांदीपुर से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में है। आप देखिए कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम बाद में देखेंगे, प्रेजेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है। इन जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं इनका इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में। जो क्लीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी के रिगार्डिंग में इनका इंपॉर्टेंस है। क्लीन एनर्जी का कोई भी इक्विपमेंट डेवलप करना हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को यहाँ पे डेवलप करना हो, उसके रिगार्डिंग में इनका इंपॉर्टेंस है। विंड टर्बाइन है उनको बनाना हो, मीन्स आप देखिए कि हमारा फ्यूचर का जो एनर्जी सिक्योरिटी है, फ्यूचर का जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए ये रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उनका इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा डिफेंस एप्लीकेशन में भी इनको यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा किस कंट्री के पास में है? चाइना। आप देखिए हाफ ऑफ द जो वर्ल्ड का जो रिजर्व है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व है उसको चाइना के पास में सिचुएटेड है, चाइना उसको प्रोड्यूस किया करता है।
चाइना ने इनका एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में कंट्रोल किया था, माइनिंग एंड प्रोसेसिंग है उसको भी यहाँ पे कंट्रोल किया, इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी कंट्रोल है वो करता है। कौन कौन से कंट्रीज में मिला करते हैं, कंट्रीज में मिलते हैं, ब्राजील में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया के अंदर में है, चाइना के अलावा। बट आप देखिए कि चाइना के अंदर में एडवांस स्टेज के अंदर में है इनका जो इंडस्ट्री है, इनका एक्सट्रैक्शन करना, इनको रिफाइन करना, इनको प्रॉपर वे के अंदर में तैयार करना, जिससे कि इनको जो क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, विंड एनर्जी और जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज कर सकें। हमारा जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उनके द्वारा रेयर अर्थ एलिमेंट्स को 17 मेटल्स का कैटेगरी में डिवाइड करता है, कुछ लाइट कैटेगरी में है, कुछ हैवी कैटेगरी के अंदर में है और क्रिटिकली इनका इम्पोर्टेंस है। इंडिया यूएस आप देखिए कि अल्टरनेटिव जो मार्केट्स हैं उसके ऊपर भी अपना डिपेंडेंस को कैरी आउट करना चाहते हैं, जिससे कि चाइना का जो कंट्रोल है वो किसी तरीके से उनको इम्पैक्ट है वो ना करे। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में, रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में था। यहाँ पे अर्बन का जो केरल का जो अर्बन पॉलिसी है उसके पर्सपेक्टिव से है। केरल का जो केरल अर्बन पॉलिसी कमीशन है, केरल अर्बन पॉलिसी कमीशन, उनके द्वारा एक रूरबन का कॉन्सेप्ट लाया गया। आप देखिए कि रूरबन मिशन हमारे भी जो सेंट्रल वेव के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। रूरबन मिशन क्या है कि रूरल प्लस अर्बन का एक कोलोब्रेशन करते हुए हमको जो जो नया जो सेटलमेंट्स हैं उनको डेवलप करना है, जिससे कि हमारा रूरल का जो डिमांड है वो भी फुलफिल हो सके, अर्बन का जो एस्पिरेशन है लोगों को वहाँ पे जाने का वो भी वहाँ पे फुलफिल हो सके। तो ये एक एग्जाम्पल के रूप से सेटअप हुआ है कि केरल के द्वारा कैसे रैपिड अर्बनाइजेशन को टैकल करने के लिए रूरबन का कॉन्सेप्ट लाया गया, जो कि हमारे नेशन में भी अर्बनाइजेशन जो टू मच अर्बनाइजेशन है वो भी बेटर नहीं है। तो आप देखिए उसके रिगार्डिंग में इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नागालैंड के बारे में है। आप देखिए कि सॉरी, नागालैंड के बारे में नहीं है, नागाज के बारे में है। नागा काउंसिल के द्वारा ट्रेड के रिगार्डिंग में जो चेंजेस किए गए हैं, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप देखिए कि म्यांमार के साथ में हमारा बॉर्डर एरिया है वो कितना है। म्यांमार के साथ में हमारा बॉर्डर एरिया है 1643। 4 स्टेट से एरिया शेयर होता है। तो उन स्टेट्स को बेसिकली जो यहाँ पे जो आप देखिए फ्री मूवमेंट रिजाइम का एक राइट हुआ करता था कि जिन लोगों के रिलेशंस वो एक डिस्टेंस तक जा सकते थे म्यांमार के अंदर में, उसका रेस्ट्रिक्शंस जो किया गया है उसके अगेंस्ट में ये यहाँ पे नागाज का बेसिकली एक ब्लॉकेज करने का जो कोशिश है वो किया गया, जिससे कि व्हीकल्स का मूवमेंट है वो अफेक्ट हुआ है। तो ये नागा काउंसिल के बारे में है, उनका कुछ डिसीजन लिया गया है कि यहाँ पे फ्री मूवमेंट रिजाइम को जो रेस्ट्रिक्ट है वो ना किया जाए, उनको जो उनके जो रिलेशंस हैं उनको यहाँ पे कैरी आउट करने का जो राइट है उनको दिया जाए। निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में यूनियन गवर्नमेंट ने आप देखिए कि फैक्चुअल रिपोर्ट मांगा है, क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा फॉरेस्ट के रिगार्डिंग में, फॉरेस्ट राइट के पर्सपेक्टिव से, वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में कंटिन्यूस अपोज किया जाता है। जो निकोबार प्रोजेक्ट है यहाँ पे आप देखिए कि टाउनशिप को भी डेवलप करना है, यहाँ पे डेवलप करना है, एक स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है जो हमारे फ्यूचर के रिगार्डिंग में भी, जो डिफेंस के रिगार्डिंग में जो डेवलपमेंट है वो रहेगा निकोबार के अंदर में। बट किसी तरीके से वहाँ पे अगर इन्वायरमेंटल डैमेज होता है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को डैमेज होता है, तो आप देखिए कि उसके कंसर्न्स वो कंटिन्यूस रेज हुए हैं। कल का भी एक एडिटोरियल है वो पब्लिश हुआ था निकोबार प्रोजेक्ट के ही बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मलेरिया का जो वैक्सीन है, मलेरिया वैक्सीन के रिगार्डिंग में उसके मैन्युफैक्चरिंग के पर्सपेक्टिव से हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉमर्शियल उसका मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके उसके रिगार्डिंग में 5 फर्म्स को लाइसेंस है वो दिया है। मलेरिया का ये वैक्सीन है वो क्या करता है कि जो पैरासाइट है, जो पैरासाइट आप देखिए कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर में एंटर करे उससे पहले उसको प्रिवेंट करना है, उसका जो एंट्री है उसको टारगेट किया जाएगा इस मलेरिया वैक्सीन के द्वारा। ग्लोबल वे के अंदर में इंडिया आप देखिए कि 1.4% केसेस को कवर करता है मलेरिया के। ग्लोबल पर्सपेक्टिव से इतने केसेस इंडिया में हुआ करते हैं। और साउथ एशिया के जो 66% हैं, साउथ एशिया के 66% केसेज हैं वो इंडिया के अंदर में होते हैं। तो मलेरिया को हमें कैसे यहाँ पे प्रिवेंट करना है, एलिमिनेट करना है, उसके बारे में है। हमारा जो डायमंड का जो इंडस्ट्री है, डायमंड के अलावा आप देखिए कि हमारा जो ज्वेलरी का जो इंडस्ट्री है उनको किस तरीके से टैरिफ का इम्पैक्ट हो सकता है, वेस्ट एशिया को क्या हम एज ए अल्टरनेटिव वे में यूज कर सकते हैं, उसका डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। आप देखिए कि टैरिफ जो इंक्रीज हुआ है यूएस के द्वारा, यूएस के अंदर में हमारा जो जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं, जो जेम्स एंड आप देखिए कि जो ज्वेलरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ करती हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर अगर हम बात करें डायमंड के ही बारे में, तो गुजरात का आप देखिए कि जो डायमंड के रिगार्डिंग में सूरत नाम का एक सिटी है गुजरात के अंदर में,
सूरत नाम का एक सिटी है जो एक रोल प्ले करता है। काफ़ी सारा डायमंड का जो फिनिशिंग वर्क है, मेजरली जो फिनिशिंग पॉलिशिंग वर्क है वो इंडिया में होता है। रो डायमंड का जो एक्सट्रैक्शन है वो कहाँ पे होता है, वो रसिया के अंदर में हुआ करता है। तो 48,000 करोड़ का बताया गया है कि इतना लॉस रहेगा रेवेन्यू का। तो आप देखिए उसके बारे में है कि 48,000 करोड़ से भी ज़्यादा रेवेन्यू का लॉस हो सकता है। जो जीएसटी को यहाँ पे रिस्ट्रक्चर किया गया है, जो 2 स्लैब्स एग्जिस्टेंस में लाई गई हैं, एक 5% का स्लैब है, एक 18% का स्लैब है। अदर स्लैब्स हैं, वहाँ से आप देखिए कि जो आइटम्स हैं इनके अंदर में ट्रांसफ़र किए गए हैं। और एक 40% का स्लैब एग्जिस्ट करता है जो कि सिन प्रोडक्ट्स या आप देखिए कि लग्जरी जो प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्राइस हाई है, या टोबैको की, ये मोरली आप देखिए कि मोरली प्रिज्म के पर्सपेक्टिव से जिनको यूज करना अनएथिकल माना जाता है सोसाइटी के अंदर में, तो सिन गुड है या जो अल्ट्रा लग्जरी हैं उनको 40% का कैटेगरी में रखा गया है। तो रिवेन्यू का लॉस बताया है। स्टेट्स ने तो ऑलरेडी डिमांड भी किया है कि जो सेस लगाया जाए जिससे कि उनको कंपनसेट है वो हो सके यहाँ पे रिवेन्यू लॉस के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लेबनान के बारे में है। लेबनान कहाँ है? सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये इजराइल है वो सिचुएटेड है। सपोज कीजिए इजराइल है। इजराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे जो लेबनान है, लेबनान का सदर्न पार्ट में एक ग्रुप हुआ करता है जिसको हम जाना करते हैं हजीबुल्लाह के नाम से। हजीबुल्लाह को कौन सपोर्ट करता है? ईरान उसको सपोर्ट करता है। इसको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसको 3H के नाम से आप याद रख से हो। लेबनान में हजीबुल्लाह है, यमन के अंदर में होतीज हैं, यमन में होतीज हैं। और आप देखिए कि इजराइल का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है गजा स्ट्रिप, वहाँ पे हमास है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली उसी के बारे में मेंशन है कि हजीबुल्लाह को लेबनान के द्वारा कहा गया कि उनके पास को उस एरिया को डिसआर्म किया जाएगा, उनसे जो आर्म है वो लिए जाएंगे, वेपन्स ले लिए जाएंगे, डिफेंस फोर्सेस के पास ही वेपन्स का प्रेजेंस वो रहेगा। वहाँ से एक रिवर भी पास करती है, रिवर का नाम आपको पता होना चाहिए, लितानी उस रिवर को बोला करते हैं, लितानी। एक बार इसका स्पेल आप जरूर से देख लेना, क्या है इसका प्रॉपर जो स्पेलिंग है वो क्या है। लितानी उस रिवर का नाम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में है, सर्विलेंस प्रोसेस को बताया गया एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा। कंटिन्यूस सर्विलेंस है पाकिस्तान में कॉमन सिटीजन्स के ऊपर में भी। थाईलैंड के एक फॉर्मर जो लीडर हैं उनको वन ईयर का प्रिजन किया गया है, उसके बारे में है। थाईलैंड का पॉलिटिकल डेवलपमेंट अभी हमने रीड किया था कुछ दिनों पहले। फिर आप देखिए यूएस के बारे में है, एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट। नेपाल के अंदर में डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस का फेलियर क्यों हुआ, क्यों मल्टीपल जो पॉलिटिकल पर्सन है वो पावर के अंदर में आए हैं पिछले 18-19 ईयर का ये जो समय है इसके अंदर में। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस का फाउंडेशन ना होना ये एक मेन रीजन है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का फेलियर के रिगार्डिंग में। हमास के जो लीडर हैं, जो कि गजा स्ट्रिप के अंदर में एक इंसर्जेंट ग्रुप है हमास, उसके लीडर कतर के लिए आए थे। तो वहाँ पे आप देखिए कि इजराइल के द्वारा उनको टारगेट किया गया है एक पीस डील के रिगार्डिंग में, डिस्कशन के रिगार्डिंग में। तो वहाँ पे उसका डिस्कशन है यहाँ पे दोहा के बारे में कि कतर का जो कैपिटल है दोहा, जहाँ पे पीस का डिस्कशन उनके द्वारा किया जाना था, इजराइल के द्वारा उनको टारगेट है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इथोपिया के बारे में है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में इथोपिया है वो सिचुएटेड है। इथोपिया के जो लीडर हैं जिनको कि 2019 के समय नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था, सॉरी 18 या 19 के समय, ईयर एक बार आप चेक कर लेना। अबे अली अहमद उनका नाम है। आप देखिए उनके द्वारा एक डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाना था जिसका नाम है ग्रैंड इथोपियन रेनेजेंस डैम, GERD के नाम से। कौन सा रिवर के ऊपर ये क्रिएट होगा? ब्लू नाइल के ऊपर में। नाइल का एक ट्राइब्यूटरी है ब्लू नाइल, उसके ऊपर इसको क्रिएट किया जाएगा। इजिप्ट के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है, सूडान के बॉर्डर एरिया के अंदर में है। इजिप्ट का प्रोटेस्ट ये है कि यहाँ पे जो वाटर फ्लो है उसको ये इम्पैक्ट करेगा। तो बेसिकली आप देखिए कि ये आपका क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो यहाँ पे डैम का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस कंट्री के द्वारा किया गया है, किस रिवर के ऊपर में किया गया है। नाइल रिवर जो है आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका का एक मेजर रिवर है, मेजर रिवर के रूप से वो फ्लो करता है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में है। आप देखिए कि जो फ्रेश वाटर बॉडीज हैं, वॉर्म एंड फ्रेश वाटर बॉडीज हैं, वॉर्म एंड द फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर में अमीबा का प्रेजेंस होता है। जब भी कोई पर्सन लेक्स के अंदर में, हॉट स्प्रिंग्स के वहाँ पे
पुअरली जो क्लोरीनेटेड जो पूल्स हैं वहाँ पे एंट्री को कैरी आउट करता है, और आप देखिए कि नोज के थ्रू वो यहाँ पे बॉडी के अंदर में एंटर करता है अमीबा जो है, और एंट्री करने के बाद में वो ब्रेन तक पहुँचता है और ब्रेन ईटिंग का सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो ब्रेन ईटिंग अमीबा भी इसको बोला करते हैं, जो केरल के अंदर अभी रिसेंटली कुछ केसेज हैं वो सामने आए थे, तो उसी के बारे में ये मेंशन है वो किया गया है। स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, आप इसको रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।